फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन कक्षा 10th की आरबीएससी की बुक सामाजिक विज्ञान और उसके अंतर्गत अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान के जनजाति किसान प्रजामंडल आंदोलन। तीन टॉपिक एक साथ क्लियर करने वाले हैं और ये जो बुक है ये आरबीएससी कक्षा 10th की बुक है। इसके अंतर्गत हम राजस्थान की जनजाति किसान प्रजामंडल आंदोलन को कंप्लीट पढ़ेंगे और रीट, यदि आप रीट, पटवारी, ईओआरओ या राजस्थान कंपटीशन 4th ग्रेड की भी आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। अब टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। राजस्थान के जनजातीय किसान एवं प्रजामंडल आंदोलन। राजस्थान में जनजातीय एवं किसान आंदोलन राजस्थान में राजनीति चेतना का प्रारंभ यहाँ के किसानों व जनजातीय समाज ने किया था। जब यहाँ के किसानों पर अत्यधिक वित्तीय बोझ डाला गया तो यहाँ किसानों ने विरोध शुरू किया। यानी कि जब राजा महाराजाओं द्वारा और अंग्रेजी सरकार द्वारा जब किसानों पर अत्याचार किया गया, उनका शोषण किया गया और आर्थिक स्थिति उनकी नाजुक कर दी गई, यानी कि वित्तीय बोझ उन पर जब डाला गया, तब यहाँ के किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया। तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती दे डाली। किन्होंने? किसानों ने। राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त थे, जो अन्याय व अनावश्यक उत्पीड़न के विरुद्ध शुरू हुए एवं भावी राजनीतिक आंदोलन के प्रेरणा के सूत्र बने। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र मुख्यतः डूंगरपुर, मेवाड़, प्रजामंडल, मेवाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा व कुशलगढ़ क्षेत्र में भील निवास करते थे। कहाँ भील निवास करते थे? डूंगरपुर, मेवाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ क्षेत्र में भील निवास करते थे। भील अत्यंत परंपरावादी आदिवासी जाति है जो अपने सामाजिक व आर्थिक स्तर को लेकर सजग रहती है। जब इनके परंपरागत अधिकारों का हनन होने लगा तो इन्होंने शासकों यानी राजाओं और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। तो यहाँ से यानी कि आंदोलन की शुरुआत होती है, किसानों के आंदोलन की शुरुआत होती है। तो सर्वप्रथम अपन पढ़ेंगे भक्त आंदोलन। भक्त आंदोलन भीलों को सामाजिक व नैतिक उत्थान के लिए गोविंद गुरु ने संत सभा स्थापित की व उन्हें हिंदू धर्म के दायरे में बनाए रखने के लिए भगत पंथ की स्थापना की थी। भीलों की सामाजिक और आर्थिक और नैतिक उत्थान के लिए गुरु गोविंद सिंह ने संत सभा की स्थापना की थी व उन्हें हिंदू धर्म के दायरे में बनाए रखने के लिए भगत पंथ की स्थापना की थी। संत सभा द्वारा मेवाड़, डूंगरपुर, इडर, गुजरात, विजयनगर और मालवा के भीलों में सामाजिक जागृति से शासन सशंकित हो उठा और भीलों को भगत पंथ छोड़ने के लिए विवश किया जाने लगा। जब भीलों को बेगार कृषि कार्य के लिए बाध्य किया गया और जंगलों में उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित किया गया तो उन्होंने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। किसने? भीलों ने। यानी भीलों के अधिकारों का हनन जहां हुआ वहां भील जनजाति ने आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों ने गोविंद गुरु द्वारा चलाए जा रहे इस सामाजिक सुधार व संगठन के पीछे भील राज्य की स्थापना की संभावना व्यक्त की। गोविंद गुरु को अप्रैल 1913 ईस्वी को डूंगरपुर राज्य द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। गोविंद गुरु को कब गिरफ्तार किया गया? अप्रैल 1913 में। किसके द्वारा? डूंगरपुर राज्य द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में इन्हें छोड़ दिया गया। गोविंद गुरु अपने साथियों के साथ मानगढ़ की पहाड़ी पर चले गए। अक्टूबर 1913 ईस्वी को अपने संदेश द्वारा भीलों को मानगढ़ की पहाड़ी पर एकत्रित होने को कहा।
भील हथियारों सहित बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। भीलों की एकता से भयभीत अंग्रेजों ने सेना भेजी, जिसने मानगढ़ की पहाड़ी पर पहुंचकर गोलाबारी कर भीलों को तितर बितर कर दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कार्यवाही में 1500 भील मारे गए। जब भीलों पर यानी कि जब गोविंद गुरु ने भीलों की सभा बुलाई, तब अंग्रेजी सरकार ने सोचा कि भीलों का साम्राज्य स्थापित करने के लिए गुरु गोविंद ऐसा कर रहे हैं। तब अंग्रेजों ने अंधाधुंध वहां गोलियां चलाई और 1500 भील मारे गए। इस प्रकार भक्त आंदोलन को निर्ममता पूर्वक कुचल दिया गया तथा गोविंद गुरु को 10 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। कितने वर्ष की? 10 वर्ष की। अब पढ़ेंगे एकी आंदोलन। दूसरा अगला कौन सा आंदोलन है? एकी आंदोलन। भगत आंदोलन को कुचलने के बाद भी भीलों के विरुद्ध सरकारी नीति जारी रही। 1917 ईस्वी में भीलों व ग्रासियों ने मिलकर महाराणा को पत्र लिखा, पर दमनकारी नीति व बेगार के प्रति अपना विरोध जताया। किसने? भीलों और ग्रासिया जनजाति ने 1917 में महाराणा को पत्र लिखा, पर यानी कि दमनकारी नीति के बारे में अवगत कराया महाराणा को, वह बेगार के प्रति अपना विरोध जताया, लेकिन परिणाम नहीं निकला। तो भीलों ने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया। यह आंदोलन एकी आंदोलन के नाम से विख्यात हुआ। यह आंदोलन एकी आंदोलन के नाम से विख्यात हुआ। कब हुआ था? 1921 में। अब किसान आंदोलन। किसान आंदोलन क्यों हुए राजस्थान के अंदर? किसान आंदोलन राजस्थान की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक संरचना सामंती रही है। यह संरचना त्रिस्तरीय थी, जिसमें क्रमशः शासक, जागीरदार, कृषक वर्ग सम्मिलित थे। इन सभी के पारंपरिक अंतर संबंधों पर यह व्यवस्था टिकी थी। 19वीं शताब्दी के अंत तक ये संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे, मगर इसके बाद राजस्थान का परिदृश्य बदलना आरंभ हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि राजस्थान के विभिन्न भागों को अनेक किसान आंदोलनों का सामना करना पड़ा। इन किसान आंदोलनों के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। कौन कौन से कारण थे वो भी अपन देख लेते हैं। पहला कारण था, अंग्रेजों के प्रभाव में आकर शासकों ने यानी राजाओं ने अपनी प्रजा की ओर पर्याप्त ध्यान देना छोड़ दिया। शासकों व जागीरदारों ने स्वयं का अस्तित्व ही ब्रिटिश सत्ता पर आधारित समझ लिया। इसलिए शासकों की निर्भरता जागीरदारों पर व जागीरदारों की निर्भरता किसानों पर समाप्त होती चली गई, यानी कृषकों पर समाप्त होती चली गई। दूसरा क्या कारण था? राजस्व अधिक वसूलने के साथ साथ ही कृषकों से ली जाने वाली बेगारों व लागों में भी अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई। कुछ राज्यों में तो इन लोगों की संख्या 300 से अधिक थी, यानी किसानों से बहुत अत्यधिक बेगार करवाया जाता और किसानों से बहुत अधिक धन वसूला जाता। अगला कारण क्या था? इस काल में अन्य व्यवसायों से विस्थापित लोगों के कृषि पर निर्भर हो जाने के कारण कृषक मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई, यानी कि अन्य व्यवसाय छीन लिए गए अंग्रेजी सरकार द्वारा। तब यहाँ के यानी कि जो व्यक्ति थे जो अन्य व्यवसाय करते थे वो भी खेती करने लगे। इससे किसानों में भी वृद्धि हुई और मजदूरों की संख्या में भी वृद्धि हुई। कृषक मजदूरों की संख्या में वृद्धि होने के कारण जागीरदारों के रुख में अधिक कठोरता आ गई। अब सब कुछ जागीरदार यानी कि किसानों से वसूलने लगे और किसानों पर अत्याचार करने लगे। चौथा कारण क्या था? कृषि उत्पादित मूल्यों में गिरावट व इजाफा दोनों स्थितियां कृषकों के लिए लाभकारी नहीं थे। जहां एक और कीमत में गिरावट के कारण कृषकों की बचत का मूल्य कम हो जाता था, वहीं कीमतें बढ़ने के कारण भी
उसे लाभ का भाग नहीं मिल पाता था, क्योंकि जागीरदार लगान जिन्स के रूप में लेता था। पांचवा कारण क्या था? अंग्रेजी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अपनाने के फलस्वरूप सामंतों का कर्षकों के प्रति उदार व पैतृक नजरिया बदल गया। अब सर्वप्रथम पढ़ेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन ये कहाँ हुआ था? भीलवाड़ा में। बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान के अन्य किसान आंदोलन का अगुवा रहा। यहाँ के किसानों में अधिकांश धाकड़ जाति के थे, यानी कि यहाँ के किसान किस जाति के थे? धाकड़ जाति के। 1894 ईस्वी में बिजोलिया के राव गोविंद दास की मृत्यु, किसकी मृत्यु? गोविंद दास की मृत्यु पर किसानों को जागीरदार के खिलाफ कोई विशेष शिकायत नहीं थी। 1894 ईस्वी में बने नए जागीरदार करशन सिंह यानी किशन सिंह ने किसानों के प्रति ठिकाने की नीति व जागीर प्रबंध में परिवर्तन किए। इसके समय में लगभग 84 प्रकार की लागबागों के द्वारा किसानों से उनकी मेहनत की कमाई का लगभग 87% भाग जागीरदार ले लिया करता था। इसके बाद भी उनसे बेगार अलग से करवाई जाती थी। किनसे? किसानों से। यानी 84 प्रकार के लाग बाग कर थोप दिए गए किसानों पर। किसने? करशन सिंह ने। 1897 ईस्वी में गिरधरपुरा गांव नामक गांव में 1897 ईस्वी में गिरधरपुरा नामक गांव में गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज के अवसर पर हजारों किसानों ने अपने कष्टों की खुलकर चर्चा की और मेवाड़ महाराणा को उनसे अवगत करवाया। महाराणा ने सुनवाई के बाद किसानों की लागत और बेगार संबंधी शिकायतों की जांच के लिए सहायक राजस्व अधिकारी हामिद हुसैन, किसको? हामिद हुसैन को नियुक्त किया। हामिद हुसैन ने ठिकाने के विरुद्ध महकमा खास में रिपोर्ट दी, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। राज्य की तरफ से ठिकाने को मात्र 1-2 लाख कम करने को कहा गया। इससे राव करशन सिंह का हौसला और ज्यादा बढ़ गया। इससे राव करशन सिंह का हौसला और ज्यादा बढ़ गया। विभिन्न प्रकार के लागों व 1899 से 1900 ईस्वी के भयंकर दुर्भिक्षिक यानी छप्पनिया अकाल के कारण बिजोलिया के किसानों की स्थिति पहले से काफी दयनीय थी। यानी कि छप्पनिया अकाल पड़ा था 1899 से 1900 ईस्वी में, तो तब किसानों की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसके बावजूद 1903 ईस्वी में राव करशन सिंह ने किसानों पर चौवरी कर नामक एक नया कर और लगा दिया। इसमें हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 5 रुपए ठिकाने के कोष में जमा करवाना पड़ता था। चौवरी कर बिजोलिया वासियों के लिए आर्थिक रूप से तो भार स्वरूप था ही, साथ ही साथ सामाजिक रूप से घोर अपमानजनक भी था। किसानों ने इसका मौन विरोध किया और 2 वर्ष तक अपनी कन्याओं का विवाह नहीं किया। किसानों के प्रतिरोध के आगे राव को चौवरी की लाग उठा देने, फसल में ठिकाने का हिस्सा 2/5 लेने, कुंता करने वाले अहलकारों के साथ 20 आदमियों को न बुलाने की घोषणा करनी पड़ी। 1906 ईस्वी में बिजोलिया के नए स्वामी पृथ्वी सिंह ने न केवल पुरानी रियासतों को समाप्त कर दिया, बल्कि प्रजा पर तलवार बंधाई नामक नया कर लगा दिया। किसने? पृथ्वी सिंह ने। यानी कि 1906 में नया यहाँ का जागीरदार बनता है कौन? पृथ्वी सिंह। उसने यानी कि किसानों पर नया कर लगा दिया। कौन सा? तलवार बंधाई नामक नया कर लगा दिया। और इससे पहले यानी करशन सिंह ने
जब किसानों ने जब प्रतिरोध किया तो चौरी कर को बंद करना पड़ा और फसल के ठीक यानी कि फसल में ठिकाने का हिस्सा 2/5 किया गया और कुंता करने वाले अहलकारों के साथ 20 आदमियों को न बुलाने की भी घोषणा करनी पड़ी थी। राव पृथ्वी सिंह के समय जब लूट और शोषण चरम सीमा को पार कर गया तो 1913 ईस्वी में किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण, इन नामों को आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो 1913 ईस्वी में किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में जागीर क्षेत्र में हल चलाने से इनकार कर दिया। जागीर क्षेत्र की भूमि पड़त रहने के कारण ठिकाने को बड़ी हानि उठानी पड़ी। इसके बाद ठाकुर द्वारा की जाने वाली सख्ती व अत्याचारों में और वृद्धि हो गई। फिर यानी कि शासक ने और ज्यादा अत्याचार किया। जब किसानों ने अपनी जमीन खाली छोड़ दी तब यहाँ के इसके बाद जो ठाकुर जो थे कौन, पृथ्वी सिंह, इनके द्वारा और ज्यादा अत्याचार किसानों पर किया गया, किसानों पर और ज्यादा सख्ती बरती गई, अत्याचार किया गया। फतेहकरण चारण व ब्रह्मदेव आतंकित होकर बिजोलिया छोड़कर चले गए। कौन कौन? फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव। यानी कि जब पृथ्वी सिंह ने किसानों पर और ज्यादा अत्याचार किया, यहाँ के ठाकुरों ने, जागीरदारों ने, तब फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव आतंकित होकर यानी कि भयभीत होकर के बिजोलिया छोड़कर चले गए तथा साधु सीताराम दास को पुस्तकालय की नौकरी से अलग कर दिया गया। किसको? साधु सीताराम दास को। साधु सीताराम दास द्वारा आमंत्रित करने के बाद विजय सिंह पथिक ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला और 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस्या के दिन बेरीसाल गांव में ऊपरमाल पंच बोर्ड नामक एक संगठन स्थापित कर उसके तत्वाधान में आंदोलन का श्री गणेश किया। तिलक ने किसानों की यानी कि साधु सीताराम दास द्वारा आमंत्रित किया गया किसको? बिजोलिया किसान आंदोलन को संभालने के लिए। किसे? विजय सिंह पथिक को। तो 1916 में विजय सिंह पथिक का प्रवेश होता है और 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन बेरीसाल गांव में ऊपरमाल पंच बोर्ड नामक एक नए संगठन की स्थापना की गई। किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक द्वारा। कब? 1917 में। वीरता और संगठन से प्रभावित होकर न केवल अपने अंग्रेजी पत्र मराठा में बिजोलिया के बारे में एक संपादकीय लिखा, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने वीरता और संगठन से प्रभावित होकर न केवल अपने अंग्रेजी पत्र मराठा में, अंग्रेजी पत्र था तिलक का कौन सा? मराठा में बिजोलिया के बारे में एक संपादकीय लेख लिखा, अपितु मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को भी पत्र लिखा था। किसने? तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। और पत्र में क्या लिखा कि मेवाड़ के राजवंश ने स्वतंत्रता के लिए बहुत बलिदान किए हैं। आप स्वयं स्वतंत्रता के पुजारी हैं, अतएव आपके राज्य में स्वतंत्रता के उपासकों को जेल में डालना कलंक की बात है। बिजोलिया के किसानों को जागृत करने के लिए एक और माणिक्यलाल वर्मा द्वारा रचित पंछिड़ा गीत किसने लिखा था? माणिक्यलाल वर्मा ने। और पीड़ितों का पंछिड़ा किसने लिखा था? विजय सिंह पथिक ने। तो एक और माणिक्यलाल वर्मा द्वारा रचित पंछिड़ा गीत गाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल सौरणकार भी अपनी कविताओं के माध्यम से गांव-गांव में अलख जगा रहे थे। कौन? प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल सौरणकार भी अपनी कविताओं के माध्यम से गांव-गांव में अलख जगा रहे थे। पथिक ने भी बिजोलिया के आसपास के इलाके के युवकों में देशभक्ति की भावना भरने के उद्देश्य से इस समय ऊपरमाल सेवा समिति नामक संगठन की स्थापना की तथा ऊपरमाल का डंका नाम से पंचायत का एक पत्र भी निकलवाया। किसने? विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल का डंका नाम से पंचायत का एक पत्र भी निकलवाया।
आंदोलन को देश भर में चर्चित करने के लिए पथिक ने किसानों की तरफ से कानपुर से निकलने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी। किसने? विजय सिंह पथिक ने। गणेश शंकर विद्यार्थी ने राखी स्वीकार करते हुए आंदोलन को समर्थन करने का आश्वासन दिया। प्रताप समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान दिलवाई। प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि में, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि में मेवाड़ के जन आंदोलन का जो चित्रण किया गया है वह बिजोलिया किसान आंदोलन का ही प्रतिबिंब है। किसमें? रंगभूमि जो उपन्यास लिखा है प्रेमचंद ने, उसमें किसानों की दुर्दशा का वर्णन किया गया है, वह बिजोलिया किसान आंदोलन का ही प्रतिबिंब है। उदयपुर राज्य सरकार ने अप्रैल 1919 ईस्वी में बिजोलिया के किसानों की शिकायतों की सुनवाई करने के लिए मांडलगढ़ हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। यानी उदयपुर की जो सरकार थी, महाराणा फतेह सिंह यहाँ के शासक थे। 1919 में बिजोलिया किसानों की शिकायत की सुनवाई करने के लिए मांडलगढ़ का हाकिम नियुक्त किया गया। बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया गया। आयोग ने किसानों के पक्ष में अनेक सिफारिशें की, किंतु मेवाड़ सरकार द्वारा इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाने के कारण आंदोलन पूर्ववत जारी रहा। भारत सरकार के विदेश विभाग के अधिकारियों का मत था कि बिजोलिया किसान पंचायत के साथ शीघ्र समझौता किया जाना आवश्यक है, अन्यथा संपूर्ण राजपुताने में किसान आंदोलन उग्र हो सकता है। ऐसी स्थिति में बिजोलिया आंदोलन को तुरंत शांत करने के उद्देश्य से राजस्थान के एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। फरवरी 1922 में रॉबर्ट हॉलैंड ने किसानों से वार्ता कर 35 लागतों को माफ कर दिया गया। दुर्भाग्य से ठिकाने की कुटिलता के कारण यह समझौता स्थायी नहीं हो सका। 1927 ईस्वी में नए बंदोबस्त के विरोध में किसानों ने ठिकाने पर दबाव बनाने के लिए विजय सिंह पथिक के परामर्श के बाद लगान की ऊंची दरों के विरोध में अपनी मालभूमि छोड़ दी। मगर किसानों की धारणा के विपरीत ठिकाने द्वारा भूमि की नीलामी किए जाने पर भूमि को लेने वाले नए किसान मिल गए। किसानों द्वारा भूमि छोड़ने के फैसले के लिए पथिक को उत्तरदायी ठहराया गया, जिसके बाद उन्होंने, यानी कि जब किसानों ने फसल बोना बंद कर दिया, तब किसानों की जो जमीन थी उसको जागीरदारों ने नीलाम कर दिया। इससे किसानों की स्थिति थी वो और भी दयनीय हो गई, क्योंकि किसानों ने फसल बोना भी बंद कर दिया। तो इसके लिए उत्तरदायी किसको ठहराया गया? विजय सिंह पथिक को, जिसके बाद उन्होंने अपने को इस आंदोलन से अलग कर लिया। किसने? विजय सिंह पथिक ने। इसके बाद किसानों ने अपनी भूमि को वापस प्राप्त करने के लिए आंदोलन जारी रखा। फिर 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन को देखकर 1922 में एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। इस समिति के जो सचिव थे वो कौन थे? वो तो थे आगलवी। कौन थे? आगलवी। ये तो सचिव थे आगलवी। और मेवाड़ रेजिडेंट के विल्किसन और मेवाड़ के दीवान थे प्रभाष चंद्र चटर्जी। जो इस समिति का जो गठन किया गया था एजीजी हॉलैंड द्वारा, जो इसके मुख्य सदस्य थे, सचिव था आगलवी और मेवाड़ रेजिडेंट का विल्किसन था और मेवाड़ के दीवान थे प्रभाष चंद्र चटर्जी, इस समिति के मुख्य सदस्यों में थे। फिर क्या होता है? यानी कि किसानों का आंदोलन जारी रहता है और 1941 में समाप्त होता है। 1941 में मेवाड़ के दीवान विजय राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता
इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन का अंत 1941 में हुआ। किसके द्वारा किया गया? 1941 में मेवाड़ के दीवान थे विजय राघवाचार्य ने, इस विजय राघवाचार्य का राजस्व मंत्री था मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा गया। वह इस आंदोलन को समाप्त किया गया। किसको भेजा गया? राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को भेजा गया और आंदोलन को समाप्त किया गया और किसानों की जमीन वापस दे दी गई। अगला आंदोलन अपन पढ़ने वाले हैं सीकर किसान आंदोलन। सीकर किसान आंदोलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीकर किसान आंदोलन। सीकर किसान आंदोलन। किसान आंदोलन का प्रारंभ सीकर ठिकाने के नए राव राजा कल्याण सिंह द्वारा 25 से 50% तक भू राजस्व वृद्धि करने से हुआ। 1922 ईस्वी में उनसे पूर्व राव राजा के दाह संस्कार 1922 ईस्वी में उनसे पूर्व राव राजा के दाह संस्कार तथा स्वयं के गद्दी नशीनी समारोह पर अधिक खर्च का बहाना बनाकर इस वायदे पर लगान वर्दी की अगले वर्ष लगान में रियासत दे दी जाएगी, किंतु 1923 ईस्वी में राव राजा रियासत देने संबंधी अपने पुराने वायदे से मुकर गया। राजस्थान सेवा संघ के मंत्री रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में राजस्थान सेवा संघ के मंत्री रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई। लंदन से प्रकाशित होने वाले डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में किसानों के समर्थन में लेख छपे और 1925 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में लिचेस्टर यानी पश्चिम से लेबर सदस्य सर पैट्रिक लॉरेंस ने किसानों के समर्थन में आवाज उठाई। 1931 ईस्वी में राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना की गई। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। 1931 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना के बाद किसान आंदोलन को नई ऊर्जा मिली। किसानों को धार्मिक आधार पर संगठित करने के लिए ठाकुर देशराज ने पथेना में एक सभा कर जाट प्रजापति महायज्ञ करने का निश्चय किया। बसंत पंचमी 20 जनवरी 1934 को सीकर में यज्ञाचार्य पंडित खेमराज शर्मा की देखरेख में यह यज्ञ आरंभ हुआ। यज्ञ की समाप्ति के बाद किसान यज्ञपति यानी कि हुक्म सिंह को हाथी पर बैठाकर जुलूस निकालना चाहते थे, किंतु राव राजा कल्याण सिंह और ठिकाने के जागीरदार इसके विरुद्ध थे। इसका कारण यह था कि ठिकाने का शासक और जागीरदार किसानों को सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से अपने से हीन मानते थे और हाथी पर सवार होकर निकाले जाने वाले जुलूस को अपना विशेषाधिकार मानते थे। इस कारण सीकर ठिकाने ने यज्ञ की पहली रात हाथी को चुरा लिया। हाथी चुराने की घटना ने वहां उपस्थित लोगों में रोष पैदा करने का कार्य किया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रसिद्ध किसान नेता छोटू राम ने जयपुर महाराजा को तार द्वारा सूचित किया, यानी एक पत्र लिखा जयपुर महाराजा को कि एक भी किसान को कुछ भी हो गया तो अन्य स्थानों पर भारी नुकसान होगा और जयपुर राज्य को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अंततः किसानों की जिद के आगे सीकर ठिकाने को झुकना पड़ा। स्वयं ठिकाने ने जुलूस के लिए सजाया हाथी प्रदान किया। 7 दिन तक चलने वाले इस यज्ञ कार्यक्रम में स्थानीय लोगों सहित उत्तर प्रदेश, पंजाब, लोहारू, पटियाला और हिसार जैसे स्थानों से लगभग 3 लाख लोग उपस्थित हुए। 20वीं शताब्दी में राजपुताने में होने वाला यह सबसे बड़ा यज्ञ था। सीकर किसान आंदोलन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सियोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास
सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 को कटराथल नामक स्थान पर श्रीमती किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला किसान आंदोलन हुआ था। जब महिलाओं का सम्मेलन किशोरी देवी के नेतृत्व में आयोजित हुआ 25 अप्रैल 1934 को, क्योंकि सोतिया का बास नामक गांव का एक शासक था, कौन, मान सिंह, जिसने किसानों की महिलाओं पर अत्याचार किए। तब किशोरी देवी के नेतृत्व में वहां की जाट महिलाओं ने बड़ा आंदोलन किया। 10,000 महिलाओं ने भाग लिया 25 अप्रैल 1934 को। सीकर ठिकाने ने उक्त सम्मेलन को रोकने के लिए धारा 144 लगा दी। इसके बावजूद कानून तोड़कर महिलाओं का यह सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। श्रीमती दुर्गा देवी शर्मा, श्रीमती फूला देवी, श्रीमती रमा देवी जोशी, श्रीमती उत्तमा देवी आदि प्रमुख थी। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो महिला आंदोलन हुआ था कटराथल में, यानी कि सोतिया का बास नामक स्थान पर कटराथल में, तो उसमें किन किन महिलाओं ने यानी कि सम्मेलन में भाग लिया था। तो श्रीमती दुर्गा देवी, फूला देवी, रमा देवी और उत्तमा देवी ने भाग लिया था। 25 अप्रैल 1935 को जब राजस्व अधिकारियों का दल लगान वसूल करने के लिए कुंदन गांव पहुंचा तो एक वृद्ध महिला धापी दादी द्वारा उत्साहित किए जाने पर किसानों ने संगठित होकर लगान देने से इनकार कर दिया। 25 अप्रैल 1935 को जब राजस्व अधिकारियों का दल लगान वसूल करने के लिए सीकर के कुंदन गांव में पहुंचा तो वहां एक वृद्ध महिला थी, धापी दादी, और धापी दादी द्वारा किसानों को उत्साहित किया गया। इससे किसानों ने संगठित होकर यानी कि उनको लगान देने से मना कर दिया। पुलिस द्वारा किसानों के विरोध का दमन करने के लिए गोलियां चलाई गई, जिसमें 4 किसान यानी चेतराम, टीकूराम, तुलछाराम और आसाराम शहीद हुए। किसमें? कुंदन घटना में, जो 25 अप्रैल 1935 को हुई थी, जिसमें 4 किसान मारे गए, चेतराम, टीकूराम, तुलछाराम और आसाराम, और 175 को गिरफ्तार किया गया। इस विभत्स हत्याकांड के बाद सीकर किसान आंदोलन की गूंज एक बार फिर ब्रिटिश संसद में सुनाई दी। 1935 ईस्वी के अंत तक किसानों की अधिकांश मांगें स्वीकार कर ली गई। आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेता में सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह गोरीर, कौन कौन थे प्रमुख नेताओं में? सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह गोरीर, पन्ने सिंह बाटड़ा नाऊ, हरू सिंह पथलाना, गोरू सिंह कटराथल, ईश्वर सिंह भेरूपुरा और लेख राम कसवाली आदि शामिल थे। तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे कि सीकर किसान आंदोलन में कौन कौन शामिल थे? सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह गोरीर, पन्ने सिंह बाटड़ा नाऊ, हरू सिंह पथलाना, गोरू सिंह कटराथल, ईश्वर सिंह भेरूपुरा और लेख राम कसवाली शामिल थे। आगे अपन पढ़ेंगे किसान आंदोलन चित्तौड़गढ़, बेगू का किसान आंदोलन जो कि 1921 में हुआ था रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में हुआ था बेगू किसान आंदोलन? रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में। बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित होकर बेगू ठिकाने के किसानों ने भी 1921 में आंदोलन प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वहां के लोग भी लगान व लागबाग के अत्याचारों से पीड़ित थे। कहाँ के? बेगू के। बेगू ठिकाने के किसान भी बिजोलिया की तरह ही अधिकांशतः धाकड़ जाति के थे। वे विभिन्न लागतों, बेगार, लगान की ऊंची दरों व ठिकाने के अत्याचारों की चक्की में पिस रहे थे। राजस्थान सेवा संघ के सदस्यों यानी विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा के सतत प्रयत्नों से बेगू के किसानों में जागृति का संचार किया गया। 1921 में मेनाल में भेरू कुंड पर एकत्रित होकर बेगू के पट्टे के किसानों की सभा हुई। बिजोलिया आंदोलन की उग्रता से प्रभावित बेगू के किसानों ने पथिक से मिलकर लाग बाग, बेगार और ऊंचे लगान के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व करने की प्रार्थना की।
पथिक ने इस आंदोलन का भार राजस्थान सेवा संघ के मंत्री राम नारायण चौधरी पर डाल दिया। 2 वर्षों के संघर्ष के बाद बेगू ठाकुर रावत अनूप सिंह, यानी बेगू का ठाकुर कौन था? रावत अनूप सिंह को झुकना पड़ा। उसने किसानों की मांगों को स्वीकार करते हुए एक समझौता कर लिया, परंतु मेवाड़ सरकार और रेजिडेंट को यह बात नहीं भाई। उन्होंने राजस्थान सेवा संघ और रावल अनूप सिंह के बीच हुए समझौते को बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी और अनूप सिंह को उदयपुर में नजरबंद कर ठिकाने पर मुसरमात बैठा दी, यानी कि फिर अनूप सिंह को नजरबंद कर दिया गया। ठिकाने ने किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए मेवाड़ के बंदोबस्त आयुक्त ट्रेच के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। ठिकाने के किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए मेवाड़ में बंदोबस्त आयुक्त ट्रेच के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया गया। बेगू के किसान ट्रेच के निर्णय पर विचार करने के लिए गोविंदपुरा में एकत्रित हुए। यहाँ 5 माह से लगभग 600 किसान पंच डटे हुए थे। ट्रेच व लाला अमृतलाल ने गोविंदपुरा पहुंचकर एकत्रित किसानों को आयोग द्वारा दिए गए निर्णय को स्वीकार करने तथा तितर बितर हो जाने का आदेश दिया। किसने? ट्रेच ने, जो यानी कि पुलिस अधीक्षक था और ब्रिटिश सरकार से, और अमृतलाल ने गोविंदपुरा पहुंचकर एकत्रित किसानों को कहा कि यहां से चले जाओ, तितर बितर होने को कहा। किंतु किसान डटे रहे। तो 13 जुलाई 1923 को, इस तारीख को आप याद रखोगे, 13 जुलाई 1923 को 13 जुलाई 1923 ईस्वी को किसानों पर गोलियां चलाई गई, जिसमें रूपाजी और करपाजी धाकड़ नामक 2 किसान शहीद हो गए। महिलाओं को अपमानित किया गया तथा 500 से ज्यादा किसानों को गिरफ्तार किया गया। राज्य के अत्याचारों से किसानों का मनोबल गिरता देख पथिक ने गुप्त रूप से बेगू पहुंचकर स्वयं आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। मेवाड़ सरकार द्वारा विजय सिंह पथिक को मेवाड़ सरकार द्वारा विजय सिंह पथिक को 10 सितंबर 1923 को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया, जिसके बाद आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हुआ। अब पढ़ेंगे बरड किसान आंदोलन बूंदी में जो हुआ था। बरड किसान आंदोलन बूंदी। बिजोलिया और बेगू के किसानों के समान बूंदी राज्य के किसानों को भी अनेक प्रकार की लागतें, बेगार और ऊंची दरों पर लगान की रकम देनी पड़ती थी। इससे त्रस्त बिजोलिया की सीमा से जुड़े बूंदी राज्य के बरड क्षेत्र के किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध अप्रैल 1922 ईस्वी में आंदोलन का श्री गणेश कर दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता नेन्नू राम शर्मा के हाथों में था। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में नेन्नू राम शर्मा की अध्यक्षता में, इस तारीख को आप याद रखेंगे, 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को डाबी गांव में नेन्नू राम शर्मा की अध्यक्षता में चल रही किसानों की सभा पर पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन के नेतृत्व में गोलियां चलाई गई, जिसमें नानक भील और देवीलाल गुज्जर शहीद हो गए थे। रूपाजी और करपाजी का संबंध बेगू किसान आंदोलन से था और नानकजी भील और देवीलाल गुज्जर का संबंध डाबी किसान आंदोलन बूंदी से था। तो नानकजी भील और देवीलाल गुज्जर शहीद हो गए। 17 सितंबर 1925 ईस्वी को राजस्थान सेवा संघ की हाड़ौती शाखा की एक सभा में, कब? 27 सितंबर 1925 को राजस्थान सेवा संघ की हाड़ौती शाखा की एक सभा में शासन को किसानों की समस्याओं से परिचित करवाने के लिए पंडित नैनू राम शर्मा को अधिकृत किया गया। 1927 ईस्वी के बाद राजस्थान सेवा संघ अंतर्विरोधों के कारण बंद हो गया। अतः राजस्थान सेवा संघ के साथ ही बूंदी का बरड किसान आंदोलन समाप्त हुआ। अगला आंदोलन आता है निमुचना किसान आंदोलन, जो यानी कि निमुचना किसान आंदोलन। निमुचना किसान आंदोलन। अलवर में सूअरों को मारने पर प्रतिबंध था और ये सूअर किसानों की फसल को बर्बाद कर देते थे। इन सूअरों के उत्पात से दुखी होकर 1921 ईस्वी में
अलवर के किसानों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इस आंदोलन के दबाव में महाराजा को सूअरों को मारने की इजाजत देनी पड़ी। अलवर का जो शासक था कौन, जय सिंह, उसको फिर सूअर मारने की इजाजत देनी पड़ी। 1922 ईस्वी में तीसरा भूमि बंदोबस्त होने के बाद 1923-24 ईस्वी में भू राजस्व की नई दरें लागू कर दी गई। इस नए बंदोबस्त से पूर्व राजपूत एवं ब्राह्मणों से अन्य जातियों की तुलना में कम भू राजस्व दिया जाता था, मगर नए बंदोबस्त द्वारा इन जातियों के विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया, जिसके कारण इसमें असंतोष के स्वर उठना स्वाभाविक था। यद्यपि अन्य जातियों के किसान भी इस बंदोबस्त से संतुष्ट नहीं थे, मगर इसके विरोध में नेतृत्वकारी भूमिका राजपूतों ने निभाई। अलवर के बानपुर और गाजी का थाना के राजपूतों ने भूमि बंदोबस्त के नाम पर लगने वाले इन करों का विरोध किया और रेजिडेंट से शिकायत भी की। इस प्रकार की शिकायत करने से महाराजा जयदेव सिंह बहुत क्रोधित हुए। कौन, अलवर का महाराजा था जयदेव सिंह, बहुत क्रोधित हुए। 14 मई 1925 को, इस तारीख को आप याद रखेंगे, 14 मई 1925 ईस्वी को भू राजस्व के नाम पर होने वाली इस लूट पर चर्चा करने के लिए किसान अलवर की बानसूर तहसील के नीमूचना नामक गांव में एकत्रित हुए। एकाएक राज्य की सेना ने कमांडर छज्जू सिंह के नेतृत्व में इन किसानों को घेरकर गोलियों की बौछार कर दी। यानी कि यहाँ का जो कमांडर था वो कौन था, छज्जू सिंह। तो छज्जू सिंह ने बानपुर तहसील के नीमूचना नामक गांव में एकत्रित जहां किसान थे, उन किसानों पर छज्जू सिंह के नेतृत्व में जो पुलिस कमांडर था, उसने, जो सेना का कमांडर था छज्जू सिंह, उसने किसानों पर गोलियां चलवा दी। उनके घर जला दिए गए किसानों के। इस घटना में 156 व्यक्ति मारे गए और लगभग 600 व्यक्ति घायल हुए। रियासत नामक समाचार पत्र में इस हत्याकांड को, किस हत्याकांड को, नीमूचना हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई। किसमें, रियासत नामक समाचार पत्र में नीमूचना हत्याकांड की तुलना किससे की गई, जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई। जबकि महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में, महात्मा गांधी का समाचार पत्र था यंग इंडिया में इस हत्याकांड को दोहरी डायर शाही की संज्ञा दी और इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विभत्स बताया। किसने, गांधी जी ने। अब राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल। राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों से राजस्थान के विभिन्न भागों में सामंती अत्याचारों एवं शोषण के विरुद्ध अनेक आंदोलन शुरू हो गए थे, किंतु इन आंदोलन का उद्देश्य केवल भू राजस्व में कमी एवं सामंती अत्याचारों से मुक्ति प्राप्त करना ही था। 1920 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा देशी रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का प्रस्ताव पारित होने से राजपुताना के राष्ट्रवादी लोगों को मायूस होना पड़ा। 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना होने के बाद राजनीतिक कार्यकर्ताओं को एक मंच मिल गया जहां से वे अपनी बात कह सकते थे। इस संस्था की स्थापना प्रथम अधिवेशन 16 से 18 दिसंबर 1927 को बंबई में दीवान बहादुर रामचंद्र राव की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। संस्था की कार्यकारिणी में राजस्थान के 7 सदस्य कौन कौन थे, नैनूराम शर्मा कोटा से, शंकरलाल शर्मा अजमेर से, जय नारायण व्यास जोधपुर से, कन्हैयालाल कलियंत्री जोधपुर से, रामदेव पोदार व रामकिशन पोदार बीकानेर से, त्रिलोक चंद माथुर करौली से लिए गए। श्री विजय सिंह पथिक संस्था के उपाध्यक्ष बने तथा श्री रामनारायण चौधरी राजस्थान तथा मध्य भारत के लिए प्रांतीय सचिव चुने गए। इस संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत में देशी रियासतों में वैध और शांतिपूर्ण उपायों से वहां के राजाओं की छत्र छाया में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। फिर क्या होता है 1938 में, 1938 ईस्वी में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में देशी राज्यों के आंदोलन का समर्थन देने का प्रस्ताव पास होने के बाद विभिन्न देशी रियासतों में प्रजामंडलों को व्यवस्थित स्थापना हुई थी। अब प्रजामंडल की स्थापना अपन देख लेते हैं। तो प्रजामंडलों की स्थापना
यहाँ एक तरफ प्रजामंडल दे रखा है और उसके संस्थापक, यानी कि जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो 1931 में हुई थी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931 में हुई थी। किसने की? इसके संस्थापक थे जमनालाल बजाज और कपूर चंद पाटनी के नेतृत्व में हुई थी। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना भी 1931 में, इसके संस्थापक थे कांतिलाल। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में, इसके संस्थापक थे पंडित नैनूराम शर्मा। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में, इसके संस्थापक थे जय नारायण व्यास। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना भी 1934 में हुई थी, इसके संस्थापक वर्दी शंकर त्रिवेदी थे। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई, इसके संस्थापक मघाराम वैद्य थे। कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई, इसके संस्थापक नैनूराम शर्मा थे। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई, इसके संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा थे। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई, इसके संस्थापक हरिनारायण शर्मा थे। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई, संस्थापक किशनलाल जोशी के नेतृत्व में। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई, रमेश चंद्र ओझा के नेतृत्व में। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु इसके संस्थापक थे। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई, इसके संस्थापक त्रिलोक चंद माथुर थे। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई, जिसके संस्थापक कांतिलाल चौथानी थे। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई, जिसके संस्थापक मीठालाल व्यास थे। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में हुई, जिसके संस्थापक भंवरलाल निगम थे। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में हुई, जिसके संस्थापक भोगीलाल पांड्या थे। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई, जिसके संस्थापक भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी थे। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई, जिसके संस्थापक अमृतलाल पायक थे। और झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में हुई, जिसके संस्थापक मांगीलाल भव्य थे। तो ये थे प्रजामंडल, किसान आंदोलन, सबको हमने पढ़ा आरबीएससी बुक से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।